हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर जगजीत सिंह आज मैं आपके सामने लंग कैंसर के बारे में बात करूंगा। लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स जो है अनरेगुलेटेड, अनकंट्रोल्ड जो है प्रोलिफरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं और उस वजह से एक गठड़ी बन जाती है फेफड़े के अंदर और उसको हम बोलेंगे लंग कैंसर। अब लंग कैंसर है दो प्रकार के, एक हो गया प्राइमरी लंग कैंसर और दूसरा हो गया सेकेंडरी लंग कैंसर। प्राइमरी लंग कैंसर का मतलब ये है कि कैंसर लंग के अंदर बन रहा है तो उसको हम प्राइमरी लंग कैंसर बोलेंगे। और अगर कैंसर फेफड़ों के बाहर बन रहा है या वहाँ से, जैसे कि ब्रेन से कैंसर लंग में आ रहा है या ब्रेस्ट से लंग में आ रहा है या ओवरीज से कैंसर या टेस्टिस से कैंसर लंग में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लंग कैंसर्स। लंग कैंसर हिस्टोलॉजी के बेस पे भी दो प्रकार के हैं, एक हो गया नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा हो गया स्मॉल सेल लंग कैंसर। अब नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर तीन प्रकार के हैं, एक हो गया एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग, दूसरा हो गया स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग और तीसरा हो गया लार्ज सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। और ये जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये बेसिकली नॉन स्मोकर्स में दिखाई देता है, जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनके अंदर किसी कारण से आ सकता है। और जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है वो स्मोकर्स में दिखाई देता है, वो सिगरेट पीने की वजह से होता है। तो इसी वास्ते ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा कैंसर सिगरेट से हो रहा है और कौन सा कैंसर सिगरेट से नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं किस तरीके से ये लंग कैंसर बनता है, किस तरीके से इसका पैथोजेनेसिस, इसका मैकेनिज़्म क्या है लंग कैंसर का। लंग कैंसर का मैकेनिज़्म ये है कि कहीं ना कहीं अगर लंग के सेल्स के अंदर अगर डीएनए का डैमेज हो जाए, डीएनए मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें अगर डैमेज हो जाए तो उस वजह से कैंसर हो सकता है लंग में। पर अगर इसका डैमेज कहीं और भी कोई किसी ऑर्गन में हो जाए तो उस वहाँ पे भी एक कैंसर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम लंग कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर डैमेज हो जाए डीएनए का तो उसकी वजह से जो है लंग कैंसर हम देख सकते हैं। डीएनए के डैमेज के साथ साथ जो सेल्यूलर बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि सेल प्रोलिफरेशन है, सेल साइकिल के जो तीन फेसेस हैं, अगर वो डिसरप्टिव हो जाएं, वो ख़राब हो जाएं, जैसे G1 हो गया, S हो गया, G2 फेस हो गया, M फेस हो गया, अगर इनमें प्रॉब्लम हो जाए तो भी जो है लंग कैंसर हो सकता है। और दूसरे प्रकार के भी कैंसर इस सेल साइकिल के डिसरप्शन की वजह से हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स है लंग कैंसर के। एक हो गया टोबैको स्मोक, अगर कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है तो उसमें जो है इसकी इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ रेडॉन गैस, एक गैस है रेडॉन नाम की, वो गैस के एक्सपोजर में अगर कोई पेशेंट आता है या कोई इंडिविजुअल आता है तो उसके अंदर भी जो है लंग कैंसर हो सकता है। अब रेडॉन गैस क्या है? एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है जिसकी कोई सुगंध नहीं है, उसकी सुगंध गंध कुछ नहीं है उसकी, और उसका कोई कलर नहीं है। और जब हम रेडियम को तोड़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो गैस निकलती है उसको हम बोलते हैं रेडॉन गैस। और ये रेडॉन गैस क्या कर रही है? एक्सरेज और गामा रेस के जैसे जो है जेनेटिक मटेरियल को आयोनाइज कर रही है। और जब जेनेटिक मटेरियल आयनाइज हो रहा है तो उसकी वजह से जो है कुछ रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स निकल रहे हैं और वो जो है सेल को डैमेज कर रहे हैं, सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो है कैंसर हो रहा है।
डिफरेंट दूसरे जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गए, हिस्टोन टेल मॉडिफिकेशन तो और डीएनए मिथिलेशन, ये प्रोसेसेस भी जो है ऑल्टर होने की वजह से जो है लंग कैंसर हो सकता है। जेनेटिक्स के अंदर जो हम जीन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म्स हो जाए कुछ क्रोमोसोम्स पे, जैसे क्रोमोसोम 5 पे पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए तो लंग कैंसर हो सकता है। एसिटाइल कोलिन और निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो एसिटाइल कोलिन से बाइंड करते हैं और निकोटिन से बाइंड करते हैं, अगर वो रिसेप्टर्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए या उनके अंदर जैसे ChRNA5 ChRNA3 ये टाइप के रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो भी जो है लंग कैंसर हो सकता है। तो ये हो गया लंग कैंसर की जेनेटिक्स के बारे में। अगर लंग कैंसर ये जो स्मोक निकलता है व्हीकल्स से, जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर जितने भी ट्रैफिक के व्हीकल्स से ट्रैफिक कंजेशन में जो स्मोक निकलता है, उसमें जो सल्फेटेड एरोजोल्स निकलते हैं, उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस निकलती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस निकलती है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की गैस निकलती है, ये सब गैसेस अगर हमारे अंदर चली जाएं तो धीरे धीरे हमको भी लंग कैंसर हो सकता है। तो हमें जो है ट्रैफिक में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और संभल के जो है चलना चाहिए। औरतें जो गांव में ये जो गोबर के फेफलों से जो मीथेन निकलती है और मीथेन से जो आग निकलती है, उससे जो कुकिंग करते हैं खासकर औरतें, उनमें जो है ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो आजकल सोलार कुकर्स हो गए, कुकिंग गैसेस हो गई जो LPG और CNG गैसेस हैं, उससे खाना बनाना अच्छा है, ना कि वो लकड़ी को भी अगर हम यूज़ करते हैं, लकड़ी जलाने से भी जो धुआं निकलता है, उस धुएं से भी जो है परेशानी हो सकती है। तो ये हो गए। एक चीज़ है जो हम बोलते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है एस्बेस्टोसिस हो कर सकता है लंग के अंदर, जो है अगर उसके पार्टिकल्स चले जाएं तो वो भी जो है लंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पल्मनरी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। कैसे हो सकते हैं लंग कैंसर के सिम्टम्स? जैसे हो गई खांसी में खून आ गया, सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है या बोन में भी पेन हो रहा है, तो अगर उस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे तो हम उसको डायग्नोस करेंगे पहले डिफरेंशियली, क्योंकि इस तरीके के सिम्टम्स हम दूसरी डिजीज़ में भी देख सकते हैं, जैसे COPD में हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा में हो गया, निमोनिया में हो गया। सो इस तरीके के सिम्टम्स को हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे पे हम क्या देखेंगे? चेस्ट एक्सरे पे हम ये देखेंगे कि या कोई सॉलिटरी नोड्यूल है या मीडियस्टिनम वाइडनिंग हो रही है या प्लूरल एफ्यूजन हो रहा है, तो उससे हम सिर्फ समझ सकते हैं कि हाँ लंग कैंसर एक संभावना हो सकती है। पर इसके बाद अगर हम CT स्कैन करते हैं पेशेंट के अंदर, CT पेट स्कैन्स करते हैं, तो उससे हम जो है ना पता लगा सकते हैं हाँ भाई ये लंग कैंसर है, और पेशेंट में हम जो है अवेयरनेस लाते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हानिकारक हो सकती है। और 80 से 85% केसेस में स्मोकिंग की वजह से लोग धीरे धीरे जो है मरने की तरफी जो है बढ़ते जाते हैं। तो अब ये लंग कैंसर किस जगह पे जा सकता है? तो ये जो है लिम्फ नोड के थ्रू जा सकता है, ब्लड के थ्रू भी जाने की संभावनाएं हैं। तो किस तरीके से ये लंग कैंसर जा सकता है? ये ब्रेन में जा सकता है, ये बोन में जा सकता है, ये किडनी में जा सकता है, ये एड्रीनल ग्लैंड में जा सकता है। तो ये सभी चीज़ों में जो है ना लंग कैंसर स्प्रेड हो सकता है। तो उसके मेटास्टेसिस को रोकने के लिए जो है हमको दवाइयाँ लेनी चाहिए, और किस तरीके की दवाइयाँ वो मैं आज आपको बताऊंगा।
अब किस प्रकार के लंग कैंसर हो गए वो मैंने आपको समझाया है। अब पहले अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं तो चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हम देखेंगे कि सही में पेशेंट में लंग कैंसर है या कोई टीबी की बीमारी है या क्या है, वो समझ के जो है हम रिपोर्ट बनाएंगे। सीटी स्कैन में जो है आसानी से पता चल सकता है चेस्ट एक्सरे के मुकाबले कि क्या हो रहा है। मान लो कि कोई सॉलिटरी नोड्यूल है पेशेंट के सीटी स्कैन में, तो हमको ये समझना है कि वो सॉलिटरी नोड्यूल फंगल इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, क्योंकि हिस्टोप्लाज्मोसिस की वजह से भी उसी तरीके का सीटी स्कैन आ सकता है। तो अब हम और एडवांस्ड टेक्निक यूज़ करेंगे, पेट सीटी स्कैन्स। सो पेट सीटी स्कैन्स में क्या करेंगे, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन्स में हम जो है देखेंगे कि किस तरीके का जो है कहाँ पे है ट्यूमर और किस जगह पे है, उसको हम पता लगा सकते हैं। अब हमको कंफर्म करना है लंग कैंसर ही है भाई और कोई दूसरी प्रकार की कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पे हम करेंगे टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू क्या है, मतलब जो सेल्स हैं कैंसरस सेल्स, उनको हम ब्रोंकोस्कोप के थ्रू सैंपल करेंगे, निकालेंगे ब्रोंकस के थ्रू लंग्स में से, या हम एस्पिरेट भी कर सकते हैं। एस्पिरेट का मतलब ये है कि ट्रांस ब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन कर सकते हैं या ट्रांस थोरैसिक नीडल एस्पिरेशन कर सकते हैं, और हम ये कैंसरस सेल को जो है समझ सकते हैं कि किस प्रकार की इसकी बनावट है। तो बायोप्सी से जो है हम पता लगा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं पेशेंट में लंग कैंसर है या नहीं। इम्यूनोस्टेनिंग टेक्निक भी है जिससे हम बोल सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये मान लो कि नेप्सिन ए और TTF1 दो इम्यून मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो सकता है, स्क्वैमस सेल का सॉरी, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो एडिनो कार्सिनोमा हो जाएगा। और अगर ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा अपना स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। तो इम्यूनोस्टेनिंग से भी जो है हम पता लगा सकते हैं किस प्रकार की हिस्टोलॉजिकल सबटाइप है कैंसर की। अब हम बात करेंगे TNM स्टेजिंग की, कि किस प्रकार का स्टेज है कैंसर का। क्या ये 1 है, 1B है, या 2A 2B है, या 3A 3B है, या स्टेज 4 है। मान लो कि ट्यूमर का साइज़ 3 सेंटीमीटर का है, कोई नोड में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ मेटास्टेसिस नहीं है, तो वो हम उसको 1A लेंगे। और इस प्रकार का कैंसर जो है हम ट्रीट कर सकते हैं सर्जिकली। तो हम लंग की सर्जरी करेंगे और कैंसर को निकाल के फेंक देंगे। और इसमें 5 ईयर का जो सर्वाइवल रेट है वो तकरीबन 50% है। पर मान लो कि अगर स्टेज है 3B या 4 या एडवांस स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडिएशन और कीमोथेरेपी से जो है उसको ठीक करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है उसको समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्टेजिंग है, क्योंकि स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर जो है वो हमको प्रोग्नोसिस में मदद कर रहा है। प्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि आउटकम में मदद कर रहा है, किस तरीके का जो है पेशेंट में आउटकम हो सकता है। मान लो कि वो अर्ली स्टेज ऑफ लंग कैंसर में जैसे 1A 1B है, तो वहाँ पे जो है हम प्रोग्नोसिस गुड देखेंगे, ठीक है, मतलब वो 15-20 साल तक जो है जी सकता है, 30-40 जी सकता है। और मान लो कि अगर स्टेज 3B या स्टेज 4 है, एडवांस स्टेजेस में है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर अब मरने का जो है ना उसका टाइम आ चुका है। तो उस तरीके से जो है स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर हमें मदद कर रही है। अब किस तरीके से हम लंग कैंसर को प्रिवेंट करेंगे। लंग कैंसर को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है,
उसको बोलेंगे कि स्मोक करना बंद कर दो, क्योंकि स्मोकिंग से जो है लंग कैंसर हो सकता है और लंग से रिलेटेड और भी बीमारियां हो सकती है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और उसकी वजह से डिफरेंट इन्फेक्शन आ सकती है और उसकी वजह से वो मर सकता है। तो इसी वास्ते अगर अगर प्रिवेंशन देखेंगे तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसी वास्ते प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। वो स्मोकिंग सेसेशन करके, एंटी स्मोकिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके, जितनी भी वर्ल्ड हेल्थ की बॉडीज़ है, हेल्थ की बॉडीज़ हैं, उन लोगों को बैन लगाना चाहिए पैसिव स्मोकिंग पे। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा है जो स्मोक को इनहेल कर रहा है स्मोकर का, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो है चांसेस एक्टिव स्मोकर के मुकाबले 20% ज़्यादा चांस है कि उसमें जो है लंग कैंसर हो सकता है पैसिव स्मोकर्स में। सो हमको स्मोकर से दूर रहना चाहिए, उनको एडवाइस देनी चाहिए कि वो स्मोक ना करें, और इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग में अगर हम स्क्रीन करें ये स्मोकर्स के लंग को, तो हम बेसिकली सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं कि इनके अंदर कैंसर डेवलप कितना हुआ और कौन से स्टेज ऑफ कैंसर है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, लंग कैंसर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक हो गया सर्जरी, हम सर्जरी करके जो है उसकी जो ट्यूमर है वो निकाल सकते हैं। पर सर्जरी करने से पहले जो है हम सर्जिकल स्टेजिंग करेंगे, जिसमें हम क्लिनिकल फाइंडिंग और सर्जिकल फाइंडिंग देखेंगे। हम ये देखेंगे कि पेशेंट के जो लंग फंक्शन टेस्ट है वो इंटैक्ट है, तभी हम जो है सर्जरी कर सकते हैं। और इसके बाद रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करेंगे, हाई डोज ऑफ रेडिएशन देंगे। हाई डोज ऑफ रेडिएशन हम एक लोकलाइज्ड एरिया में देंगे जहाँ पे ट्यूमर है, जहाँ पे कैंसर सेल्स है लंग के अंदर, और वो जो है रेडिएशंस डैमेज वो डिस्ट्रॉय करेगी कैंसरस सेल को, और उससे जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। चार्ट नाम की एक रेडिएशन थेरेपी है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस हाइपर फ्रैक्शनेटेड एक्सीलरेटेड रेडिएशन थेरेपी। इस तरीके की हाई डोज रेडिएशन से जो है हम कैंसर सेल्स को ख़त्म कर रहे हैं। पर हमको ये भी देखना है कि अगर हाई डोज रेडिएशन दे रहे हैं तो हमारे भी कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज हो रहे हैं। तो ऑप्टिमल टाइम पीरियड के हिसाब से जो है हम रेडिएशंस देंगे और n नंबर ऑफ सेशंस में देंगे, तो वो सब बातें जो है कंसिडर की जाएगी, और रेडियोलॉजिस्ट जो है वो इन बातों को कंसिडर करेगा, और तभी जो है वो रेडिएशन थेरेपी का जो है इस्तेमाल करेगा। हम एक प्रकार की रेडिएशन टेक्निक है जिसमें हम मेटास्टेसिस जो बोन लंग्स से ब्रेन की तरफ ही हो रहा है वो भी हम जो है प्रिवेंट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल प्रोफाइलैक्टिक रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि हम रेडिएशन दे रहे हैं ब्रेन को, और ये प्रोफाइलैक्टिक है, ये प्रिवेंटिव है, जिससे ब्रेन की तरफ ही कैंसर का मेटास्टेसिस ना हो, उस तरफ ही वो स्प्रेड ना करें। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी में क्या हो रहा है। कीमोथेरेपी में हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स देंगे रेडिएशन थेरेपी के साथ, और ये हम बेसिकली स्मोकर्स कैंसर्स में देंगे। स्मोकर कैंसर का मतलब स्मोकर के अंदर जो कैंसर है उसमें हम रेडिएशन थेरेपी के साथ कीमोथेरेपी देंगे। और कीमोथेरेपी क्या है, एक कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स है, जैसे हो गया कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन, पैक्लीटैक्सेल, डोसीटैक्सेल, पेमेट्रक्सेट, इस प्रकार के ड्रग्स जो है हम देंगे। और हमने ये पाया है कि ये सर्वाइवल इम्प्रूव कर सकता है, सर्वाइवल बढ़ सकता है, जीने की क्षमता बढ़ सकती है ऐसे पेशेंट्स की। अब कीमोथेरेपी के साथ हम टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी भी देंगे। टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी में क्या होगा, हम ड्रग्स देंगे जैसे कि आफाटिनिब हो गया, गेफाटिनिब हो गया, सेरेटिनिब हो गया। तो इस प्रकार के ड्रग्स देंगे जो टायरोसिन काइनेस को इनहिबिट करेगा,
और जो है कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा लंग्स के अंदर। ब्रोंकोस्कोपी क्या है? एक टेक्निक है जिससे हम बहुत से ट्रीटमेंट्स डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हम ब्रोंकोस्कोपी करेंगे और वहाँ पे हम फोटो सेक्शन लेज़र बीम टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लेज़र्स के थ्रू जो है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। माइक्रो डिब्राइडमेंट भी कर सकते हैं ब्रोंकोस्कोप से, और बेलून ब्रोंकियल प्लास्टी भी कर सकते हैं ब्रोंकोस्कोप से। सो ब्रोंकोस्कोपी या एंडोस्कोपिक टेक्निक जहाँ पे हम ब्रोंकस के थ्रू पूरा लंग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैंसर किधर है और उसको पकड़ के हम बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स है लंग कैंसर के डिटेक्शन में। साइज ऑफ ट्यूमर हो गया, डिग्री ऑफ स्प्रेड हो गया, प्रेजेंस ऑफ पल्मनरी सिम्टम्स हो गए, सो ये बायोलॉजिकल सेक्स हो गया, ये फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे प्रोग्नोसिस में। पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ने ये रिकमेंड किया है कि जो मीडियन एज है फॉर डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर वो 20 इयर्स या 40 इयर्स नहीं है, वो 70 इयर्स है। तो 70 इयर्स की एज पे जो है लंग कैंसर डायग्नोस होता है, और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर की तरफी से डेटा जो मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बात करें रिसर्च के बारे में, तो रिसर्च में जो है जो भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं या फिजिशियंस हैं जो रिसर्च में एंगेज्ड है, वो ये बोलते हैं कि ड्रग्स जो टारगेट कर रहे हैं एपिजेनेटिक मैकेनिज़म्स को, जो जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर सकते हैं, वो वाले ड्रग्स जैसे कि एंटोनोस्टैट, बेलिनोस्टैट, पैनोबिनोस्टैट, इस प्रकार के ड्रग्स भी जो है बहुत इफ़ेक्टिव हैं। पर इनको अभी मार्केट में आने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि ये क्लिनिकल ट्रायल्स में है। तो ये हो गया आज लंग कैंसर के बारे में कि लंग कैंसर किस तरीके से चलता है और इसको समझना ज़रूरी है। आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी फ्यूचर में हम नए वीडियोस लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।